हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेकंड लेक्चर कवर कर रहे हैं, वेयर वील बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज़ द रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 26 में मेंशन है या एन्यूमरेटेड है या प्रोवाइडेड है या इंश्राइंड है, द मीनिंग इज ऑल ओवर द सेम, राइट। तो ये सेक्शन 26 में प्रोवाइडेड है और इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही एक प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास जाती है, यानी कि गुड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जो ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र होता है, तो एज सून एज द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर, जो उस प्रॉपर्टी से जुड़ा जितना भी रिस्क है ना, वो भी बायर के पास साथ साथ चला जाता है। तो आप लोगों ने गाना सुना होगा कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे ही प्रॉपर्टी जहाँ जाती है, रिस्क उसके पीछे पीछे चलता है, ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं, रिस्क प्रॉपर्टी का साया बन के चलता है। इतनी सिंपल सी बात है। और अगर प्रॉपर्टी अभी तक बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसका मतलब अभी प्रॉपर्टी किसके पास है? सेलर के पास है, और इसीलिए रिस्क भी सेलर के ही पास रहेगा। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल है जिसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि अभी हम आगे लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि नो मैटर डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, बट अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है टू द बायर, तो जो गुड्स हैं अब वो बायर की रिस्क पे है। जो भी उनके संग कोई लॉस होता है, कोई ब्रेकेज होता है, कोई नेग्लिजेंस होती है, उन सब का लॉस कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। इट्स एज सिंपल एज। ठीक है, ये सेक्शन 26 के बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे, उसमें भी ये लिखा है, बस हमने उसको नोट्स में थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में यहाँ पर लिख दिया है। अब सेक्शन 26 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शंस। इन्हें हम नीचे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रोवाइजो की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं एज provided in the Bear Act language। पहला प्रोवाइजो कहता है, if the delivery has been delayed due to the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर डिलीवरी डिले हो जाती है, डिलीवरी लेने या देने में डिले हो रहा है किसी भी पार्टी के बिहाफ पे, किसी भी पार्टी की गलती की वजह से, और यहाँ वर्ड हुआ है फॉल्ट की वजह से, या चाहे सेलर के बिहाफ पे हुआ हो चाहे बायर के बिहाफ पे हुआ हो, तो अब इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है, वो जनरल रूल यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं। यहाँ पे कहा गया है कि जो लॉस है या जो रिस्क है वो पार्टी बियर करेगी जिसने फॉल्ट कॉज किया है, जिसकी वजह से ये गलती हुई है या जिसकी वजह से डिलीवरी डिले हुई है। ये कह रहा है हमारा प्रोवाइजो नंबर 1, और यही हमारा एक एक्सेप्शन है टू दिस जनरल रूल ऑफ द रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। ठीक है ना। नाउ प्रोवाइजो 2 states that this general rule will not affect the duties or liabilities of seller or buyer being in the capacity of bailey। कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर और बायर जो हैं, अगर उनमें से कोई भी बेली की कैपेसिटी में रोल प्ले कर रहा है, तो उनके ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज को ये जनरल रूल अफेक्ट नहीं करेगा। हम इस कॉन्सेप्ट को ना हम आगे एक्सेप्शन में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल अभी के लिए इसको इतना ही समझते हैं। ठीक है, तो जनरल रूल क्या, ये हमको समझ आ गया। अब जो आपका सवाल आता है ना एग्जाम में, वो साथ साथ पूछते हैं कि बताओ भाई इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें आप बताइए आंसर में। ठीक है, तो the general rule is that the risk prima facie passes with the property, but this general rule has certain exceptions। इस general rule के कुछ exceptions हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला, if the party makes a contrary clause regarding who will bear the loss, means they agree to separate the task from the ownership of the property, तब वहाँ पर ये जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्ररी क्लॉज डाल दिया। ये क्लॉज डाल दिया कि हम इस जनरल रूल को फॉलो करेंगे ही नहीं, और हम ना रिस्क के कॉन्सेप्ट को ओनरशिप से अलग कर देते हैं। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पार्टी कब किस सिचुएशन में रिस्क बियर करेगी अगर कोई भी रिस्क कॉज होता है तो गुड्स से रिलेटेड। यानी कि उन लोगों ने पहले से ही कॉन्ट्ररी क्लॉज बना दिया, वो जनरल रूल को फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो कि अगर बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने से पहले ही एक अग्रीमेंट कर लिया आपस में कि प्रॉपर्टी का जो रिस्क है वो बायर ही बियर करेगा, मतलब उन्होंने
पहले ही डिसाइड कर लिया कि जो भी रिस्क होगा किसी के भी बिहाफ पे होगा, पर रिस्क तो सिर्फ और सिर्फ बायर ही सफर करेगा, इवन दो द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन पास, कि भले ही अभी तक बायर के पास प्रॉपर्टी पहुंची भी नहीं है, पास ऑन हुई भी नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने ये कॉन्ट्ररी क्लॉज बना दिया, देयरफॉर नाउ दैट क्लॉज विल बी फॉलोड अप। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, ठीक है ना। नाउ सेकेंड एक्सेप्शन, इफ द गुड्स आर टू बी सप्लाइड एट अ डिस्टेंट प्लेस, कि अगर जो गुड्स हैं वो एक लंबी दूरी तय करके बायर के पास पहुंचेंगे, एक डिस्टेंट प्लेस पर सप्लाई किए जाने हैं, तो उस सिचुएशन में सेलर ये कह सकता है कि मैं इन गुड्स के रिस्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ड्यूरिंग द ट्रांजिट इसके संग कोई नुकसान हो जाए तो पर ये बात सेलर को पहले ही बायर को बतानी पड़ेगी। तो द सेलर मे नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी the risk of goods during the transit even though the property has not yet been transferred to the buyer। तो देखो जनरल रूल के अकॉर्डिंग तो क्या नियम बनता है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी जो है वो सेलर के पास है, जब तक बायर तक नहीं पहुंची है तो उसका सारा रिस्क भी सेलर उठाएगा। लेकिन नहीं, जब डिस्टेंट प्लेस की सप्लाई की बात आती है, डिलीवरी की बात आती है, तो सेलर यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट सकता है और वो पहले से ही इन्फॉर्म कर सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिट अगर कोई लॉस होता है या कोई रिस्क होता है गुड्स को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता, ठीक है ना। तो ये भी एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल ऑफ रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद द प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड एक्सेप्शन इज प्रोवाइजो नंबर 1, जो हम लोगों को सेक्शन 26 में प्रोवाइडेड है रिगार्डिंग द फॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर, कि अगर कोई भी डीले, कोई भी नेग्लिजेंस किसी एक पार्टी की वजह से हुई, यानी कि फॉल्ट किसी एक पार्टी की वजह से हुआ, तो उस फॉल्ट की जिम्मेदारी भी, उस फॉल्ट से जुड़े रिस्क की जिम्मेदारी भी वही पार्टी लेगा। तो अगर कोई नेग्लिजेंस, कोई डीले बायर के बिहाफ पे हुआ है, तो अब यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि गलती बायर की थी, नो मैटर बायर के पास अभी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है फॉल्ट से जुड़ा हुआ, जिसको आप अपने आंसर में लिखिएगा, डेम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस बर्डन लिमिटेड 1949 का केस है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेलर और परचेजर के बीच 30 टन्स ऑफ एप्पल जूस का, जो कि सेलर को बायर को डिलीवर करने थे, ठीक है। नाउ अब सेलर ने तो सारे के सारे गुड्स तैयार कर दिए, 30 के 30 टन ऑफ एप्पल जूस पूरे के पूरे डिलीवरेबल स्टेट में रखे हुए हैं उसकी जगह पर, उसकी जहाँ से उसको बायर को लेने हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसे रेडी हैं कि बस डिलीवरी अभी लेने आ जाए बायर और वो चले जाएंगे। बट जैसे ही डिलीवरी की डेट आई, बायर ने वो डिलीवरी जो है वो ब्रेक कर दी, यानी कि वो डिलीवरी लेने पहुंचा ही नहीं, ही हॉल्टेड द डिलीवरी। और उस वजह से क्या हुआ, सारे के सारे जूसेस खराब हो गए, क्योंकि एडिबल आइटम है, पेरिशेबल गुड है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, और जब आप उस शेल्फ लाइफ में उसको नहीं स्टोर करेंगे या उसका नहीं डिलीवरी करेंगे टाइमली, तो वो खराब होंगे ही ना। तो अब जनरल रूल क्या कहता है, हमारा जनरल रूल ये कहता है कि जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होती है तो उससे रिलेटेड सारा रिस्क सेलर के पास है। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि गलती बायर ने की थी, द बायर कमिटेड द फॉल्ट दैट ही डिलेड द डिलीवरी, देयरफॉर यहाँ पे सेलर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक अप द रिस्क वो यहीं के यहीं खत्म हो जाता है, एंड बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी। अब बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ही विल बियर द लॉस बिकॉज ही वॉज एट फॉल्ट इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है ना। ये केस आपको समझ आ गया, याद रखिएगा। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट एक्सेप्शन हियर इज, it shall not affect the duties and liabilities of either buyer or seller as a bailey। ये प्रोवाइजो नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, दिस इज प्रोवाइजो नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 26। तो ये कहता है कि अगर बायर या सेलर बेली का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से वो सामने वाली जो प्रॉपर्टी है उसका ध्यान उस तरीके से रख रहे हैं एज सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो वहाँ पर जो है उनके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो बेली के होंगे। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 151 से 181 जो है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेली की बात करते हैं, है ना। आप एक एग्जाम्पल से समझो कि क्यों यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया और क्यों वो एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने बायर से कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करूंगा जब तुम इस प्रॉपर्टी का, इस गुड्स का पूरा पैसा जमा दे दोगे, ठीक है। एज सून एज यू पे मी द फुल प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स आई विल ट्रांसफर यू द प्रॉपर्टी, और तब तक के लिए मैं तुम्हारे इन गुड्स का ख्याल रखूंगा, ठीक है,
और जैसे तुम पैसे दोगे मैं तुमको ये दे दूंगा। तो यहाँ पर जो सेलर है वो बेली ऑफ गुड्स की तरह एक्ट कर रहा है और वो बायर के बिहाफ पे उन गुड्स का ख्याल रखेगा, बिल्कुल उस तरीके से रखेगा जैसे कि वो उसके खुद के गुड्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बात करता है बेली के एक ड्यूटी को लेके कि बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम एज लाइक हिज ओन गुड्स, कि वो जो गुड्स उनको उसको बेल किए गए हैं वो उनका ख्याल बिल्कुल उस तरह से उस प्रूडेंट मैन की तरह करेगा जैसे कि वो एक प्रूडेंट मैन अपने खुद के सामान का ध्यान रखता है। देयरफॉर अगर बेली जो है उन गुड्स का ख्याल रखने में फेल हो जाता है देन इन दैट कंटेक्स्ट ही विल बी लायबल फॉर द लॉस। तो वो लायबल होगा सारे लॉसेस को बियर करने के लिए। वो जो भी प्रॉपर्टी का रिस्क होगा वो पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ बेली वो सफ़र करेगा, वो बियर करेगा। ऑल्दो वो ना ही अब गुड्स का ओनर है, ना ही प्रॉपर्टी अभी उसके पास सस्टेन करती है। तो इस सिचुएशन में भी देयरफॉर जो जनरल रूल है वो फॉलो अप नहीं होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइदर पार्टी एक्टिंग एज अ बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद द प्रॉपर्टी। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही रिपीटेडली आता है ये। अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका सब्जेक्ट है आपके एग्जाम के सिलेबस में, राइट, तो अच्छे से तैयार करना। ये पता है कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि क्योंकि ये ईजी होते हैं तो अगर ये तैयार कर लो ना तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं होता, इनके नंबर पूरे पक्के पक्के होते हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया है आंसर तो, है ना। बस सही तरीके से सही फॉर्मेट में आंसर लिखना ज़रूरी है और सारी बातें। जैसे सेक्शन 26 अगर आपने नहीं लिखा कि सेक्शन 26 में ये प्रिंसिपल है तो आपका जो टीचर है जो प्रोफेसर है वो नंबर तो काटेंगे ही ना। तो इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स आपको इग्नोर नहीं करने होते हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर, और इसी को हम आंसर राइटिंग टेक्निक कहते हैं और कुछ नहीं है, और कोई बड़े बड़े फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस नहीं है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस यही था आज के लेक्चर में। अगला लेक्चर जल्दी से लेकर आएंगे इसी सब्जेक्ट पे, और उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही लॉ रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड नोट्स के हम लोग लेक्चर्स अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, उन्हें आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।